A very good morning everyone. So welcome to संकट मोचन फॉर जनरल अवेयरनेस। तो आज हम लोग गवर्नेंस का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कि गवर्नेंस में उसका क्या इम्प्लीकेशन आ रहा है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन, देखिए ये टॉपिक हमारे सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। वहीं पे अगर हम बात करें तो किसी भी सब्जेक्ट में, अगर हम GS 1, 2, 3, 4 या फिर हम पॉलिटिकल साइंस या फिर हम किसी भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हर चीज़ में अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट और उसका क्या इम्प्लीकेशन है वो समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम समझेंगे उसको कि उसको गवर्नेंस पे, अब गवर्नेंस एक वाइड टर्म हो जाती है क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स अगर देखा जाए तो दे आर द सब पार्ट्स ऑफ गवर्नेंस ओनली। तो इसीलिए एक तरीके से ये एक होलिस्टिक टॉपिक और होलिस्टिक डिस्कशन होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर हम 21st सेंचुरी की बात करें, ठीक है, जिसमें हम लोग हैं, तो ग्लोबलाइजेशन जो टर्म है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिस्कोर्स बन गई थी। तो 21st सेंचुरी में जो एक डिस्कोर्स का आइडिया है, यानी कि एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी बन गया था क्या, ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन इज़ अ डिस्कोर्स एंड इट्स अ स्टडी एंड इट्स अ कंसेप्ट। तो इसीलिए इसका समझना, इसके क्या पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हुए हैं इकोनॉमिक टर्म्स में, सोशल टर्म्स में, कल्चरल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, सब चीज़ें अगर हम देखें तो जो किस तरीके से इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो इंटरेक्शन समझना, इंटरेक्शंस किसका इंटरेक्शन, तो ग्लोबलाइजेशन एज अ फोर्स एंड वेरियस अदर फैक्टर्स जो कि एक नेशन को डिटरमाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमको दिखता है कि जब से ग्लोबलाइजेशन आया है तो उसका इंटीग्रेशन इस लेवल पे हो रहा है कि जो नेशनल बाउंड्रीज था, नेशनल बाउंड्रीज वो ब्लर होता हुआ हमें दिखा। पर वहीं पे अगर आज बात करें तो आज हम लोग जैसे डी ग्लोबलाइजेशन की, अब कोविड आया तो डी ग्लोबलाइजेशन हमको होने को देखने को मिला। क्यों? क्योंकि जब देखिए जब भी कोई इमरजेंसी आती है ना तो हर नेशन अपने बारे में पहले सोचता है। तो वैक्सीन नेशनलाइजेशन हमको देखने को मिला, डी ग्लोबलाइजेशन हमको देखने को मिला। पर वहीं पर अगर हम बात करें तो 21st सेंचुरी में जब लोगों को ज़्यादा बेनिफिट हो रहा था, नेशनल अपलिफ्टमेंट हो सकता था, तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत प्रमोट किया गया ताकि ग्लोबलाइजेशन होगा तो मार्केट खुलेंगी तो पैसा आएगा, प्रॉफिट, एवरीथिंग इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड विथ प्रॉफिट। तो वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रांसनेशनल मूवमेंट हमको देखने को मिला, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। तो बहुत सारे फैक्टर्स का एक कंसेप्ट हम देखा जाए तो उसको कहते हैं मैकडोनलाइजेशन। मैकडोनल्ड्स का हमने नाम सुना है, ये बर्गर, आलू टिक्की बर्गर इंडिया का, ठीक है। द मैकडोनलाइजेशन ऑफ फूड एंड कल्चर। अब देखिए मैक आलू टिक्की बर्गर, ये अमेरिका में कोई नहीं खाता, USA में कोई नहीं खाता है, बट इंडिया में क्योंकि हम लोगों को मसाला इस तरह का फ्लेवर हमारे टेस्ट बड्स पे, तो देखिए मैकडोनल्ड्स ने एक तरह से इनोवेशन किया। क्यों? क्योंकि उसको हमारी मार्केट में आना था। तो वही चीज़, इनोवेशन का आइडिया, मैकडोनलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब हमको देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, या फिर अगर बात करें तो कंज्यूमर का क्या डिमांड है, तो डिमांड और सप्लाई के फैक्टर को यहाँ पे मैनेज किया गया। तो यहाँ पे एक आ जाता है कंज्यूमर टेस्ट, एक आ जाता है कॉरपोरेट पावर। तो कॉरपोरेटाइजेशन जो हो रहा है, जो ये कॉरपोरेट्स आ रही है, MNCs आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, वो चीज़ हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो लिबरल आइडियाज़, क्योंकि इस तरह से अगर इंटीग्रेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़। अब देख रहे हैं हम किस तरह से इकोनॉमिक्स से हमने जोड़ा, कंज्यूमर टेस्ट और डिमांड एंड सप्लाई के फैक्टर्स की हमने बात की, हमने अभी लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज़ की बात की। सब चीज़ों को हम लोग ग्लोबलाइजेशन से यहाँ पे जोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन इस तरह से कॉम्प्लेक्स फिनोमिना बन जाता है। अगर हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को कहा जाता है कि इट्स अ डुअल प्रोसेस, डुअल प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस एंड इट्स अ डुअल प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हमको देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं स्पेस और टाइम में, जैसे नहीं होता एक कंसेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, इसमें कहीं ना कहीं देयर इज़ दिस आइडिया ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? क्योंकि अब उतना जो चीज़ था, जो पहले ज़माने में मतलब सदियाँ लग जाती थी एक लेटर को, मतलब कबूतर के थ्रू हम पहुँचाते थे, वहीं पे आज हम देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से विद इन अ सेकेंड, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग चीज़ों पे बात कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन, हर जगह हम देखें तो ये कहीं ना कहीं हाई स्पीड कनेक्टिविटी की बात हम लोग करेंगे। और वर्ल्ड जो है वो एक ग्लोबल विलेज बन गया है। तो डुअल प्रोसेस इन द सेंस कि टेक्नोलॉजी एंड द आइडिया ऑफ इनोवेशन,
किस तरीके से साइमल्टेनियसली हो रहा है, ये हमको देखने को मिलता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ व्हाट, प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन। अडेप्ट कर रहे हैं हम चीज़ों को। अगर हम देखें तो कुछ जो चीज़ें आ रही हैं जैसे कि अथॉरिटी को चैलेंज करना, अब जब डेमोक्रेटिक आइडियाज़ आएंगे तो कहीं ना कहीं अथॉरिटी चैलेंज होंगी, वेलफेयर स्टेट का जो रोल है उसका क्वेश्चन किया जाएगा कि भैया आप एसेंशियली कर भी रहे हैं कि नहीं, वो कंट्री देखिए कितना अच्छे से अपने लोगों के। तो ये जो आइडिया आता है ये हमारे को देखने को मिलता है। तो प्रोसेस ऑफ अडेप्टेशन एंड क्वेश्चनिंग ऑल्सो हम लोगों को साइमल्टेनियसली देखने को मिलती है। अब जैसे कि यूरोपियन कमीशन की बात करें तो ईसी कैसे डिफ़ाइन करती है ग्लोबलाइजेशन को, तो वो प्रोसेसेस की ही टर्म में डिफ़ाइन करती है। वो कहती है क्या कि हमें इंटरडिपेंडेंसी देखने को मिलता है बिटवीन मार्केट एंड प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज़ में। क्यों? क्योंकि हर कंट्री अगर देखा जाए तो वो एक तरीके से मार्केट और प्रोडक्शन क्या है और उसके पास क्या टेक्नोलॉजी और रिसोर्स बेस है, इस हिसाब से वो लोग करते हैं। तो वही हमको देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो वर्ल्ड इकनॉमी है अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक्टर्स है। तो कैसे प्राइवेट एक्टर्स आ गए, जैसे ठीक है प्राइवेट एक्टर्स, अब प्राइवेट एक्टर्स में कौन आ गया, तो एमएनसीज आ गई। तो ये लोग किस तरीके से काम करती हैं, इनका क्या नेशनल बेस है, उनकी क्या होम कंट्री है, उधर के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और दूसरी कंट्री में कैसे जाना चाह रही हैं, ये सब चीज़ों की हमें बात करनी होगी। तो एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड बाय इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स किस तरह से है, किस तरीके से प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरीके से पोटेंशियलिटीज़ हैं, इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन जो है वो शुरू होता है। अगर देखिए अगर ये आप ध्यान से सुनेंगे लेक्चर सीरीज़ तो गवर्नेंस में तो आपको मदद करेगी ही करेगी, बल्कि ऐसे राइटिंग में भी आपको मदद करेंगी। तो ऐसे भी हम लोग लिखने वाले हैं, तो उसमें भी अगेन इट इज़ गोइंग टू एक्चुअली बेनिफिट यू। अगर हम इसके अलावा बात करें तो ग्लोबलाइजेशन को हम लोग कह सकते हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोसेस एंड दैट इज़ बीन पार्ट ऑफ व्हाट, ऑफ अ न्यू पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड दैट इज कॉल्ड एज न्यू लिबरल डेमोक्रेसी। न्यू लिबरल डेमोक्रेसी, अब न्यू लिबरल डेमोक्रेसी क्या है, लिबरल एंड द न्यू फॉर्म ऑफ लिबरल। तो यहाँ पे एक ये पॉलिटिकल थ्योरी है जहाँ पे अगेन जैसे कि अगर हम बात करें तो पहले हम लोगों ने बात किया कि किस तरह से डेमोक्रेसी और इन सब से होता है, पर आज हम बात करें तो मार्केट का एस्पेक्ट कैसा है, कंज्यूमरिज्म का कैसे है कंसेप्ट। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, दैट स्पार्कल एंड द स्पार्कल ऑफ द मार्केट, तो उस तरह से लोग कैसे अट्रैक्ट हो रहे हैं और उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट कैसे आता है, उसका इफेक्ट आता है कि किस तरह से कंसेंसस लोगों को मतलब कि एक तरह से मना लिया जाता है कि हाँ आप ये प्रोडक्ट खरीदिए, आप इस तरीके से एक्ट करिए। तो न्यू लिबरल स्टेट कि वो किस तरह से दूसरे, पहले वो अथॉरिटेटिव फॉर्म में काम करवाती थी पर अब वो नए वेज में काम करवा रही है, एंड दैट इज़ कि आपका इससे कंसेंट लेके आप वही काम कर रहे हैं जो वो कराना चाह रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये आइडिया ऑफ स्टेट यहाँ पे हमको कहीं ना कहीं देखने को मिलता है इन डिफरेंट फॉर्म। तो ये जो चीज़ है डी रेगुलेशन रिजीम, या फिर हम बात करें कि रोलिंग बैक स्टेट, ठीक है, पहले हर चीज़ के लिए हम स्टेट को कह सकते थे, पर आज क्या कह रहे हैं, भैया आपने खुद ही डिसीजन लिया, इंडिविजुअली इम्पोर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रोलिंग बैक स्टेट और डी रेगुलेशन रिजीम देखने को मिलता है। और जब ये चीज़ होती है तो अच्छा तो बहुत लग रहा है, पर वहीं पे क्वेश्चन कर सकते हैं आप हर चीज़ के लिए, नहीं कर सकते हैं। तो वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है। तो ये वाले कंसेप्ट, अब ये पॉलिटिकल थ्योरी या फिर हम बात करें तो हमारे पॉलिटिकल साइंस में बहुत बड़ा कंसेप्ट बन जाता है, तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। अब ये आप कहेंगे कि ये पॉलिटिकल साइंस की बात यहाँ पे क्यों कर रहे हैं, नहीं, वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर जीएस स्टूडेंट से भी बात किया जाए तो शी हैज़ टू नो एटलीस्ट दिस मच। एक आइडिया, अगर कोई थ्योरी एग्जिस्ट करती है उसका बेसिक आइडिया क्या है वो हमको समझना ज़रूरी है। तो ग्लोबलाइजेशन, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन का टर्म आया कैसे, इसकी भी आज हम बात कर लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का जो टर्म है इसमें हम कह नहीं सकते कि भैया इस पीरियड में आया, ऐसा हुआ, नहीं, ये हम चीज़ नहीं कह सकते। इट्स नॉट अ फिक्स्ड कंसेप्ट। अगर हम देखें तो जैसे कि
मेडिवल एरा में अगर देखा जाए तब भी वहाँ पे भी ग्लोबलाइजेशन होता, अरब्स वगैरह आ रहे थे, तो इसीलिए अगर देखा जाए वहीं पे अगर देखा जाए 16th सेंचुरी में इम्पीरियलिज्म हुआ, तब भी हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन की फोर्सेस, ब्रिटिश लिबरलिज्म की फोर्सेस हमको देखने को मिली। अमेरिकन स्टेट्समैन अगर देखा जाए तो वो अपना वो दिखा रहे थे, इनपुट्स दे रहे थे। तो इस तरह से किस तरीके से हेजेमोनिक रीऑर्गेनाइजेशन होता वर्ल्ड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि अगर बात किया जाए तो जनरल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड कैट अगर देखा जाए, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, तो इस तरीके की चीज़ें तो हमको 16th सेंचुरी, 17, 18, 19th सेंचुरी में सब देखने को मिल ही रहा है। तो वहीं पे अगर देखा जाए तो कैसे इमर्जेंस कैसे हुआ इस कंसेप्ट का और ग्लोबलाइजेशन। तो 16th सेंचुरी में अगर हम देखें तो किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे हैं, हम हिस्ट्री से हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वहीं पे हिस्ट्री में आंसर आ गया, ये सब पॉइंटर्स लिखेंगे। देखिए ट्रेडिशनल पॉइंटर्स सब दे रहे हैं, बट हमको क्या देना है, हमको स्टैंडर्ड पॉइंटर्स देना है। हमको ये नहीं कि भैया इनोवेशन के नाम पे कोई भी पॉइंट घुसा रहे, नहीं, वी आर टॉकिंग ऑफ द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट मटीरियल। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का फोर्स हमको देखने को मिला। ब्रिटिश लिबरलिज्म, क्योंकि वो लोग अगेन मॉडर्न आइडियाज़ अपने साथ लेके आ रहे थे, तो वो हमको देखने को मिलता है। फिर अमेरिकन एलिमेंट, अमेरिकन इनपुट्स हमको देखने को मिले। एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्ल्ड्स इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि क्या क्या, गैट हो गया, WTO हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन, IMF और वर्ल्ड बैंक हो गए। तो इस तरीके से चीज़ें हमको देखने को मिली है हिस्ट्री में भी। तो क्या वो ही ग्लोबलाइजेशन होता है? तो ग्लोबलाइजेशन कंसेप्ट एग्जैक्टली इमर्ज कहाँ से हुआ, तो इसकी काफ़ी लोगों ने मतलब बात की हुई है, कुछ कुछ फेजेस भी बनाए हुए हैं, उतना डिटेल में हम लोगों को नहीं जानना है, पर हाँ हमको ये समझना ज़रूरी है कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहले तो अगर देखा जाए कि जब हम स्टार्टिंग में देखा जाए तो कैसे क्रिश्चियनिटी में अगर देखा जाए मिडिल सेंचुरी में जो क्रिश्चियनिटी है, इसमें जब कमी आई, जैसे कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स में जब लड़ाई हो रही थी इन सब चीज़ों से, एंड द एडवेंट ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है, तो वो हमको देखने को मिलता है। फिर हम क्योंकि जब पहले नेशन का स्टेट कंसेप्ट का डेवलप होगा फिर ही तो हम लोग बात करेंगे कि बाउंड्रीज कैसे ब्लर करें, तो बेसिस हमको वहीं पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि जब जैसे क्रिश्चियनिटी में अगर कमी आए, या फिर हम बात करें कि किस तरीके से सेसेशन ऑफ क्रिश्चियनडम हमको देखने को मिलता है, तो आइडिया यहाँ पे आता है जब वो कम होगा तो एक अथॉरिटी कम होगी तो दूसरी अथॉरिटी राइज करेगी, तो वो इंटरेक्शन कैसे होगा। तो फर्स्ट तो हम यही कहते हैं कि जब लड़ाई हो रही थी क्रिश्चियनिटी के अंदर ही ग्रुप्स बन रहे थे, वहाँ पे दूसरी तरफ देखा जाए तो नेशनलिज्म, लैंग्वेज पे लड़ाइयाँ हो रही थी, तो उस तरीके से कहीं ना कहीं नेशन स्टेट का हमको कंसेप्ट बिल्ड होता हुआ दिखता है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये पीरियड अगर हम देखें तो 1400 से लेके 1750 तक हम मार्क कर लेते हैं। सेकेंड पीरियड क्या है, तो सेकेंड पीरियड में हमने बात किया है कि क्रिएशन ऑफ द आइडिया ऑफ नेशन स्टेट, जैसे कि मैंने बात किया अभी, पहले फोर्सेस की बात की, फिर नेशन स्टेट कैसे हुआ, एंड इंटरनेशनलिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप एज अ डिस्कोर्स कैसे आया, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। थर्ड अगर हम देखें कि कैसे वर्ल्ड पावर जो है वो ग्लोबल कम्युनिटी, ग्लोबल कैलेंडर, फिर ग्लोबल कम्युनिटी का डिस्कोर्स, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई, या फिर वर्ल्ड वाइड माइग्रेशंस जो हो रहे थे, फिर नॉन यूरोपियन स्टेट्स को जैसे कि हम लोग नेशन स्टेट्स के कंसेप्ट में इंटरनेशनल क्लब में वापस ला रहे थे, तो ये चीज़ें जो हुई थी। अब जब माइग्रेशन होगा, लोग इधर उधर एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे, तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन ही तो है, तो ये हमको देखने को मिलता है। इसके साथ अगर हम देखें इसके बाद फोर्थ पे स्पेस एक्सप्लोरेशन, स्पेस का आइडिया, या फिर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट, एनवायरनमेंट की क्या ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं, मास मीडिया कैसा काम कर रहा है,
तो ये हमको अब आजकल हमारी ये डिबेट्स चल रही हैं। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो ग्लोबलाइजेशन है इसका जो कंसेप्ट है इसमें कहीं ना कहीं हमको चेंजेस होते हुए देखने को मिले। तो स्टार्टिंग में कैसे एक आइडिया डेवलप होता है, क्रिश्चियनिटी का कमी आती है, नेशन स्टेट्स का आइडिया बनता है, लैंग्वेज नेशनलिज्म का कंसेप्ट डेवलप होता है, एंड उसके बाद हम लोगों ने बात किया कि किस तरीके से वर्ल्ड वॉर 1 आता है, वॉर पे हम सीधा आ गए, फिर किस तरह से माइग्रेशंस वगैरह हो रहे होते हैं, एंड आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी इन सब की बात कर रहे हैं। तो ये कुछ आइडियाज़ हैं, इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ है, इमर्जेंस हुआ है ग्लोबलाइजेशन के कंसेप्ट का। इसके आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब संकट मोशन फॉर जनरल अवेयरनेस। थैंक यू।